नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ग्रामीण से विधायक मोतीलाल साहू। मोतीलाल साहू जी से किस तरीके के कार्य कर रहे हैं वे अभी विकास के लिए, किस तरीके के कार्य कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से अभी नई क्या जिम्मेदारियां मिली हैं, इन सभी मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं मोतीलाल साहू से आपको मिलाना चाहूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, जय जोहार सबको। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, जनता की सेवा करना और जनता की सेवा करना है तो हर स्थिति में किया जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि राजनीति में आना, पर आप कार्य करते जाएंगे तो आपको प्लेटफार्म मिलते जाएगा और प्लेटफार्म मिलते जाएगा तो अवसर भी मिलेंगे और अनेक स्टेज है जनप्रतिनिधि बनने का। तो इस प्रकार से राजनीति में आने का मकसद ही यही है कि हम सेवा कार्य करते रहें, ये मकसद है। और अधिकार हो जाता है तो अधिकार के साथ काम करने का एक अलग ही महत्व होता है। सेवा कार्य तो लगभग सभी करते हैं, पर अधिकार के साथ करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उसकी समाधान निकालना, ये अलग विषय हो जाता है। मोतीलाल साहू जी का बचपन किस तरीके से बीता है? कैसे उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, कैसे कॉलेज तक आए? बचपन में शरारती थे या बिल्कुल सुलझे हुए बच्चे थे? थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए आप। देखिए, बचपन मेरा पूरा ग्रामीण परिवेश में गुजरा है जी। गांव में जैसे खेल कूद होता है वैसे ही उसी मिट्टी में खेलना, उसी बरसात में खेलना, उसी में भीगना, उसी तालाब में नहाना। एक ग्रामीण जो परिवेश था 100%, उस ग्रामीण परिवेश में मैं प्राथमिक शाला भी ग्राम में पढ़ा हूँ, गांव में पढ़ा हूँ। और उस समय चटाई हुआ करती थी, नीचे बैठा करते थे और नाइट क्लासेस भी लगता था तो हम लोग कैंडल हाथ में लेकर के जाया करते थे। और फ्री में हमारे टीचर जो है, शिक्षक जो है, फ्री में नाइट क्लास लेते थे। और नाइट क्लास का मतलब ये होता था कि जिस विषय में जो बच्चा जो कमज़ोर रहता था उसको विशेष तौर पे वो ध्यान दे करके उसको पढ़ाया करते थे। तो ये सारी सिस्टम ग्रामीण व्यवस्था में थी और ये सभी चीज़ें निःशुल्क था, इसमें किसी प्रकार की कोई शुल्क भी नहीं रहता था। तो ये 5वीं तक की मेरी पढ़ाई जो है मेरे ग्राम में हुआ है और पूरा ग्रामीण परिवेश रहा है। ग्रामीण वातावरण में मैं पला बढ़ा हूँ। साहू जी, हर एक बच्चा बचपन से एक सोचता है अपने दिमाग में कि मुझे ये बनना है। आपको शुरू से ही राजनीति में आना था, ऐसा दिमाग में था या कुछ और था? और अगर कुछ और था तो क्या आप चाहते थे बनना शुरू से? बचपना तक तो उतना आदमी को लक्ष्य निर्धारण करने का नहीं रहता। जब युवा होते हैं हम, और युवा होने के बाद में जब सामाजिक परिवेश को हम समझने की स्थिति में आते हैं और इन परिस्थितियों में फिर हम विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये हर किसी के जीवन में ये दौर आता है। तो जिस तरफ जिसका रुझान और खिंचाव रहता है उस दिशा में वो ढलते जाता है या फिर उस टाइप का वातावरण बनता है। तो वातावरण के हिसाब से इंसान अपनी रुचि के हिसाब से उस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाता है। तो मैं कुछ ऐसा हमारे लोगों से मिला या मेरा सामाजिक परिवेश रहा, घर के हिसाब से कहें तो राजनीति के हिसाब से भी कहें तो घरेलू परिवेश जो था मेरा, उसके आधार पे मैं समाज से भी जुड़ा और मेरा लोगों से जुड़ाव उसी प्रकार से बनते गया। तो समाज के क्षेत्र में भी मैंने काम किया और फिर उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में भी काम अभी कर रहा हूँ। तो ये स्वयं अपने आप रुचि के अनुरूप हम जुड़ते गए, लोग मिलते गए और इस प्रकार से आज आपके साथ में रायपुर ग्रामीण का विधायक के रूप में मैं बैठा हूँ। साहू जी, विधायक बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपके लिए? देखिए, लोगों से जुड़ाव ये मेरा वर्षों से रहा है जी। संपर्क, संबंध, समस्याओं का हम विधायक थे तो नहीं थे तो कोशिश करते रहे। लोगों से जुड़ाव सदैव रहा। तो मुझे इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई परिवर्तन मेरे मन में लोगों के प्रति कभी नहीं आया कि अब मैं विधायक बन गया हूँ। कई बार मुझे इस बात का एहसास भी नहीं रहता क्योंकि बड़ी लंबी समय तक लोगों से मेरा जुड़ाव रहा है और उनके बीच मैं काम करते रहा हूँ। तो जब बोलते हैं विधायक जी, तब मुझे एहसास होता है हाँ मैं विधायक हूँ, नहीं तो मुझे उस बात का भी कई बार एहसास नहीं रहता क्योंकि उस टाइप का वातावरण में हम काम करते आ ही रहे हैं। सडन ये विधायक बन गए ऐसा नहीं है, मतलब कार्य करते रहे, लोगों के बीच जुड़े रहे और इसलिए आज विधायक बन गए। तो वो कार्य जो है वैसे ही रूटीन जो है मेरा
बना हुआ है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन या कोई मनोभाव ऐसा परिवर्तित नज़र नहीं आता। मुझे खुद को एहसास नहीं होता। ये आम बात है और लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को प्रयास करते हैं त्वरित निदान का, कि हम ऐसी कुछ समस्या है जिसको अधिकारियों से संपर्क करके बोल करके उनका निदान हो सकता है, तुरंत करते हैं। किसी को लगता है कि इनके लिए पत्र लिखना है तो उनको तुरंत पत्र लिख देते हैं संबंधित विभाग को, अधिकारी को, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके। तो ये कार्रवाई हम त्वरित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ें फास्ट हो गया है। अगर हम वेट करेंगे तो हमारे पास समस्याएं इतनी आ जाती है कि हम फिर उस बर्डन से उबर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि जितना जल्दी हो सके उस कार्य को संपादित कर दें और उसको भी राहत मिल जाए। समय रहते लोगों की रहता है समस्या और बड़े तनाव में लोग आते हैं और कई प्रकार की समस्याएं रहता है, कुछ व्यक्तिगत समस्या रहता है, कुछ सार्वजनिक समस्या रहता है, कुछ विकास कार्यों की रहता है कि अभी जो प्राकृतिक रूप से जैसे बारिश हुआ है, अभी सड़कों के पानी भराव की स्थितियां भी रही है। और ख़ासतौर पे मेरे क्षेत्र की बात कहें तो मेरा क्षेत्र थोड़ा अविकसित है, अविकसित है। अब किसी को दोष क्या दें, कुछ कार्य हुआ नहीं है और जिसके कारण अब कार्य आरंभ हुआ है। तो कार्य आरंभ हुआ है तो लोगों की अपेक्षाएं थोड़ी सी बढ़ी हुई है, उम्मीदें बढ़ा हुआ है। अब लोगों को ये लगता है कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, तो अब सोचने की दिशा जो है लोगों की बदल जाता है। तो काम हो रहा है, एक साथ कोई कार्य नहीं हो सकता, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं ये लगता है वो काम हो गया तो मेरा काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा, लगातार लगे हुए हैं, सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। विभिन्न मदों से, जिस मद से भी हमको राशि मिल जाता है, हमको लगता है कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं करा पा रहे हैं, उस क्षेत्र को विशेष फोकस कर रहे हैं, उस कार्यों को तवज्जो दे करके काम को कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम बहुत से कामों को, जो लंबी मांग जो पड़ा हुआ है जनता का, उसको हम पूरा करने में सड़क, पानी, नाली, बिजली, अस्थायी कनेक्शन के बारे में आपको कहूँगा बिजली का। आप कहीं भी जाइए मेरे क्षेत्र में जी। एक खंभे में बिजली की 50 मीटर लटके हुए देखेंगे। देख करके मैं शुरू में मैं देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या मजाक हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है, एक खंभे में 50 मीटर लटक रहे हैं ऐसे। मैं बोला जैसे जब कोई फल लटक रहा हो ऐसे। तो कहा ये क्या है, तो बोले कि लंबी 1-2 किलोमीटर तक बांस और बल्लियों के सहारे सैकड़ों, हजारों की तादाद में मेरे क्षेत्र में अस्थायी कनेक्शन थे और जिसमें जान माल की हानि से लेकर के उनको मतलब आप ये नहीं बता सकते कि ये तार किसके घर में गया है। अगर कहीं फॉल्ट आ गया तो ये ढूंढना मुश्किल। तो ये सारी समस्याओं को मैंने देखा और तुरंत इसके लिए मैंने कार्रवाई करने के लिए बोला। तो मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि इतनी लागत आएगी, इतनी करोड़ की खर्चे हैं इसमें करके, पर वो किन्हीं कारणों से जो हमारी जो व्यवस्था है सिस्टम में नहीं आ पाया। तो फिर मुझे अधिकारियों ने सलाह दिया कि आप अपने निधि से दीजिए। फिर मैं अपने निधि से दिया तो भी उसमें कानूनी रोड़ा आया। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संशोधन कराया कि विधायक निधि से आप कुछ राशि दे सकते हो जिससे ये अस्थायी कनेक्शन को दूर किया जा सकता है। तो मैंने अपने निधि को तक को मतलब अस्थायी कनेक्शन को दूर करने के लिए पहले उनसे जो राशियां लेनी थी वो राशि लेने के बाद और भी जो डिफरेंस राशि आता है, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर दे रहे हैं अपने से, जो डिफरेंस राशि आता है जिसको वो कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है नहीं पटा पा रहा है, उसको हम अपने से दे करके उनको राहत देकर वो अस्थायी कनेक्शन को मैंने सैकड़ों की तादाद पे उनको दूर करने का काम किया है। कई जगहों पे सड़कें नहीं हैं, मतलब बिल्कुल पूरे बस गए हैं लोग, आबादी पूरी आ गई है, सड़कें नहीं हैं और उनको लगता था कि नहीं बन पाएगा। तो बहुत सी सड़कें जो अप्रोच सड़कें हैं, जो गलियां हैं, ये बराबर कंक्रीटीकरण हो रही है और नालियों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कार्य जो है बहुत ही त्वरित गति से कार्य चल रहे हैं, सभी क्षेत्रों में काम चल रहा है। कुछ का हमने स्वीकृति के लिए अभी दिया है, वो आ जाएगा। तो कहीं कहीं काम नहीं हो रहा है तो वो कार्य भी हो जाएंगे और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि हम सड़क, पानी, नाली, बिजली का हम जो समस्या है इसको अभी 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि हम पूरा कर पाएंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी की रायपुर ग्रामीण की मूल समस्या जो है वो सड़क, पानी और बिजली। हाँ, इसको आज अगर हम 21वीं सदी में कहें और राजधानी में अगर ये समस्या कहें तो लोगों को मजाक लग सकता है, क्योंकि राजधानी है, ये आईना है छत्तीसगढ़ का। ये जितना खूबसूरत और जितनी अच्छी होगी, जितनी साफ सुथरी होगी, उतना जो बाहर से लोग आएंगे तो लगेगा कि हाँ ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है।
और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो है व्यवस्थित हो, अच्छे हो। हम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि इधर उधर की बसाहट, यहाँ वहाँ सड़क किनारे, तालाब किनारे जो अनावश्यक तौर पे जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, अवैध कॉलोनियाँ जो बन रही है, ये सबके लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह से आप काम मत करिए। शहर आपका है, ये क्षेत्र आपका है, आपको रहना है, व्यवस्थित रहें। सिर्फ पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, हमारे कुछ नागरिक होने का एक नैतिक कर्तव्य भी है कि यह शहर हमारा है और इसको हम व्यवस्थित करें, अच्छा करें। तो हमें भी अच्छा लगेगा, कि गर्व लगेगा कि हम रायपुर में रहते हैं, इस विधानसभा के रहने वाले हैं, इस मोहल्ले के रहने वाले। तो मैं नागरिकों से भी अपील करता हूं कि इस व्यवस्था को सुधारने में उनका भी सहयोग होना चाहिए कि सारी चीज़ें व्यवस्थित। कई लोग हमारे पास पानी की शिकायत लेकर के आते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा मतलब निर्णय लिया कि हर घर में नल लगना चाहिए। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे हम। तो बताए ना कि बचपन में हमारा गांव में पले हम सरकारी कुओं की पानी पिया करते थे। एक कुआं होता था, उसी में हम लोग गुजारा किया करते थे। ये वो दिन था। और आज की तारीख में आप देखिए कि हर घर में नल पहुंच चुका है। कई जगहों पे पानी नहीं पहुंचने की शिकायत आती है कि हमारा नल में पानी नहीं आ रहा है ना। तो वो ये तभी संभव हो पाएगा जब बाहर जितने लीकेज हैं जी। आप कोई लोगों का घर में ज़रूरत की पानी होने के बाद भी खुले छोड़ दिए, कई लोग पंप लगा के लगे हैं। तो इस प्रकार के पानी का मिसयूज़ भी हो रहा है। ऐसे मिसयूज़ होगा तो हमारे ही भाई बहन जो पीछे हैं। सड़क, बिजली और नल कनेक्शन में हमने बात की, तो इन्हीं बातों से मुझे एक सवाल और याद आ रहा है कि वर्तमान में हम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको लेकर के किस तरीके की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा भी बहुत ही मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को बिल्कुल प्रायोरिटी के साथ चाहिए रहती है। तो उस पर किस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं? बहुत से ऐसे स्कूल हैं, शासकीय स्कूल, जहाँ बच्चे की संख्या कम है, छात्र की संख्या कम है, उसको सर्वाइव करने के लिए दिक्कतें आ रही थी। अभी युक्तियुक्तकरण करके सरकार ने बड़ी निर्णय लिया है जिससे शिक्षकों की कमी की पूर्ति हो पाई है और छात्र भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे कई स्कूल ऐसे हैं जो ओवरलोडेड हैं, इतने छात्र हैं, इतने छात्र आ रहे हैं, मेरे पास अप्रोच लेके आते हैं कि मेरे बच्चे को यहाँ पढ़ना है। तो मेरे क्षेत्र की मैक्सिमम 99% स्कूल ऐसा है जो ओवरलोडेड है, मतलब जितनी कैपेसिटी है स्टूडेंट की, छात्र की, उससे कई गुना ज़्यादा छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं। ये शासकीय स्कूलों की मैं बात बता रहा हूँ। मतलब लोगों में अपने बच्चों के पढ़ाने के प्रति उनकी रुचि हुआ है और शासकीय स्कूलों के प्रति भी उनकी भावना में बदलाव आया है कि अब बच्चे जो है शासकीय स्कूलों में भी पढ़ करके अच्छे योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। ये बात बदलाव आया है। और हम जब जाते हैं शाला प्रवेश में और अन्य कार्यक्रमों में तो हम देखते भी वहाँ का रिजल्ट, कहीं 85% रिजल्ट, कहीं 90% रिजल्ट। ये रिजल्ट है शासकीय स्कूलों का। तो बहुत बदलाव आया है। टीचर्स स्टाफ भी मेहनत करते हैं, कुछ छोड़ दें पर मैक्सिमम इस दिशा में लगे रहते हैं कि हमारा स्टूडेंट अच्छा पढ़े और अच्छा आगे आए करके। तो ये प्रयास जारी है और लगभग 90 के आसपास मेरे पास स्कूल है जी। प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, लगभग 90 स्कूल मेरे पास है। और वहाँ की हम व्यवस्था रख रखाव, ख़ास तौर पे जहाँ बेटियों का स्कूल है, तुरंत मुझे शिकायतें मिलता है शौचालय की और किसी चीज़ का, तो उसी समय मैं तुरंत जारी करता हूँ 5 लाख रुपए कि ये शौचालय तुरंत बनना चाहिए और आप चालू कर दीजिए। तो ये जहाँ भी स्कूलों में जो छोटी छोटी, जैसे प्रार्थना शेड है, शेड ही है कहने के लिए, लेकिन वो मल्टीपर्पज़ हो जाता है। कोई भी फंक्शन करना है तो और कुछ भी कार्यक्रम करना है या मध्याह्न भोजन है तो ये प्रार्थना शेड है, कभी इमरजेंसी के लिए कुछ भी। तो ये कार्य जो है वो उस टाइप का। और जहाँ मरम्मत कराने हैं, अतिरिक्त कक्ष बनाने हैं, तो कुछ हमने प्रस्ताव दे दिया है, कुछ को हम अपने हिसाब से देते जा रहे हैं। लगातार मैं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की सुविधा के लिए विशेष, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं, तो उनकी पढ़ाई की चिंता करते हुए जो मेरे से बन पड़ता है, स्कूलों में मैं जाता हूँ, जब भी आमंत्रण होता है, चाहे प्रवेश के समय हो चाहे किसी भी, मैं त्वरित कार्रवाई करता हूँ, तुरंत उसी समय एक्शन लेकर के उनको राहत देने की प्रयास मैं करता हूँ। तो स्कूलों की स्थिति अच्छा है। इसके अलावा एक और कि ग्रामीण जो युवा हैं, ग्रामीण युवा और किसानों के क्षेत्र में हम किस तरीके से ठोस कदम उठा रहे हैं, ये एक अंतिम, ये देखिए
मेरा ग्राम पंचायत भी है मेरे क्षेत्र में, और वो ग्राम पंचायत शहरों से लगा हुआ है, तो ये मिक्सअप सभ्यता है वहाँ पे, कुछ ग्रामीण परिवेश भी है, कुछ शहरीकरण भी हो गया है, तो मिला जुला असर आपको मेरे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर युवा जो है गाँवों के शहरों की ओर आकर के अपनी जीविकोपार्जन रोजगार कर रहे हैं, लगा हुआ है, कनेक्टेड है, तो इसलिए पूरा ग्रामीण परिवेश नहीं है। शहर में कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार जो है, चाहे वो निजी संस्थाओं पे हो या उद्योग व्यापार में हो, तो इस प्रकार का मेरे क्षेत्र के जो युवा जो हैं इस दिशा पे लगे हुए हैं। साहू जी, छत्तीसगढ़ सरकार की कौन सी एक ऐसी योजना है जिसे अपने क्षेत्र के लिए आप कामगार मानते हो? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी योजना है और केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है, पूरा फोकस आत्मनिर्भर भारत के लिए है, विकसित भारत के लिए है। चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को कहें कि स्वावलंबी आत्मनिर्भर होने के लिए आपको स्वरोजगार से लेकर के जो भी आपको सुविधा और व्यवस्था चाहिए, देखिए एक आम जनता को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको सरकार पूरी कर रही है। हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को सुविधाएं पहुंचे, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है, हमारी सरकार जो है, कदम पे कदम मिला करके केंद्र सरकार की चल रही है। ऐसा कोई योजना नहीं है जो धरातल पे नहीं है, सारी योजना जो है चल रही है। अभी पीएम सूर्य घर योजना है, कभी हम ये बढ़ी हुई कीमतें, ये बिजली की ये सब बातें होती है। पीएम सूर्य घर योजना एक ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता जो है सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, अब वो बिजली बेचने का भी काम कर सकता है, अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, और उसको किसी प्रकार की कोई बिजली की भुगतान करने की आवश्यकता नहीं। सुविधाएं भी ऐसा उसमें कि आपको अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। आप जितना बिजली बिल पर आते हैं उतना आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा उस खर्चे का, तो आपके जेब से भी कुछ नहीं लग रहा है। और 5-6 साल के बाद में आप फ्री भी हो जाएंगे, उसके बाद आपकी फ्री की बिजली। तो कहीं किसी प्रकार की किसी उपभोक्ता के ऊपर, किसी आम जनता के ऊपर लोड न पड़े, तो लगातार सरकार जो है इस क्षेत्र में काम कर रही है। और सारी योजनाएं जो है, जनधन योजना, देखिए छोटी छोटी चीज़ें था, स्वच्छता से लेकर के जनधन योजना से लेकर आज कितनी कारगर है। भ्रष्टाचार आज थमसा गया है, तो ये बड़ी उपलब्धि है कि दिल्ली से पैसा डलता है, सीधे उसके खाते में जाता है, किसी को किसी प्रकार की कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसानों का बात कहें तो किसान सम्मान निधि जो है 2-2 हज़ार किस्त से 3 किस्तों में 6,000 रुपया प्रति किसानों को मिल रहा है। ये छोटी छोटी जो सहायता जो है, सहयोग जो है, ये बड़ी एक ज़रूरत को पूरे करने के लिए कामयाब हम हो पाते हैं। अभी की अगर मैं बात करूं, कार्यों पर ही हम बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि राज्य में बेरोजगारी और लोगों के पलायन की समस्या पर सही दिशा में कार्य हो रहा है? बिल्कुल सही दिशा में काम हो रहा है, इसीलिए बार बार हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। देखिए, एक छोटी सी मिलेट, मोटा अन्न, मोटा अनाज, कोदो, कुटकी, रावा, इसको पहले एक बोलते थे कि गरीबों का खाने का चीज़ है, लोग उसको नीचे स्तर पे सोच के देखा करते थे। आज आप देखिए पूरी देश और दुनिया में श्री अन्न के नाम से मोदी जी ने उसको इतना फेमस कर दिया कि आज सबसे कीमती खाद्यान्न और सबसे पसंदीदा खाद्यान्न आज वही कोदो कुटकी से बना हुआ, रावा से बना हुआ वो बिस्किट कहिए या उनसे बना हुआ जितने भी खाद्य सामग्री है, सबसे टॉप में चल रहा है। आज पूरी सबसे बड़ा होटल में आप जाएंगे, वहाँ भी आपको वो कोदो कुटकी रागी से बना हुआ आइटम आपको मिलेगा। तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नीचे स्तर में लोगों को उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको स्वरोजगार के लिए, तो ये स्वदेशी जो हमारा मुहिम चल रहा है आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्वदेशी के लिए, तो ये वोकल फॉर लोकल एक आवाज़ बनना है, हमको एक सहारा बनना है। हम उनके द्वारा छोटे लघु उद्योग, MSME है ना, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये जो उद्योग है, इन उद्योगों से निर्मित सामग्रियों को जो ये छोटे स्तर के लोग करते हैं, इनसे बने हुए निर्मित सामग्रियों को हम बाज़ारों में ले जाएं और बाज़ारों से हम सब उसको उपभोक्ता तक पहुंचाएं और ले, तो ये मान के चलिए कि कितनी बड़ी क्रांति होगी।
देश की आर्थिक रिफॉर्म भी होगा, देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और लोग भी अपने पैरों पे खड़े होंगे और आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है उसको हम सब पूरा कर पाएंगे। तो ये अभी वर्तमान में ये बड़ा ये चल रहा है और जिस तरह से विदेशों ने अभी हम सब की तरफ देख रहा है, भारत देश की तरफ देख रहा है कि किस तेजी से ऊपर उठ रहा है। 11वें पायदान से हम 4थे पायदान तक पहुंच चुके हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ये इस दिशा में मुहिम है कि हम और ऊपर उठते जाएंगे, देश आत्मनिर्भरता की ओर जाएगा, लोगों के पास स्वरोजगार होगी, लोगों में खुशहाली होगी, उनके जीवन स्तर में उठाव होगा। इसी में एक छोटा सा मेरा सवाल है आपको कि जब हम मिलेट्स की बात करते हैं, जब हम किसानों की बात करते हैं, तो हमेशा कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि प्रदेश में मिलेट के रूप में लोगों को सबसे ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने वाले जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उन्होंने ज़्यादा भूमिका अदा की है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि किसानों को सदैव खुश रखने के लिए या उनके लिए कार्य करने के लिए कार्य उन्होंने किए हैं, लेकिन बीजेपी जो है अभी उस क्षेत्र में उतना कार्य नहीं कर रही। इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, किसान सम्मान निधि भूपेश बघेल का है क्या? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं, 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में। किसी को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, सीधा किसान के हाथ में खाते में सम्मान के साथ पहुंच जाता है। और उसी प्रकार से अभी जो हमारा प्रदेश की सरकार जो है MSP से ऊपर की जो राशि है 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की जो दर से किसानों को अभी राशि मिल रहा है और MSP के बाद जो बकाया राशि एक मुश्त मिल रहा है, इससे किसानों में खुशहाली है। आज आपको किसी भी प्रकार की कोई आपने सुना है, मैं इन अभी जब से मोदी जी की सरकार आया, जब से विष्णुदेव, आपने कभी किसान के ऊपर कभी नहीं सुने होंगे किसान ने आत्महत्या किया है या किसी प्रकार की ऐसा कोई उनके ऊपर समस्या आया होगा। तो ये केंद्र सरकार और विष्णुदेव साय जी की सरकार ये जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, गाँव के लिए, अब आपको जो पहले जो समस्या देखने को मिलता था कि भ्रष्टाचार का, भूपेश बघेल जी को इस चीज़ को सोचना चाहिए। ऐसा कोई विभाग है क्या जिसको उन्होंने छोड़ा है? ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं किया होगा। गोठान गोबर से लेकर के, शराब से लेकर के, चावल से लेकर के, कोयले से लेकर के, ऐसा जमीन घोटाले से लेकर के ऐसा कोई क्षेत्र है क्या जिसको उन्होंने छोड़ा होगा? इन सारे घोटालों में उसके अधिकारी और कांग्रेस के नेता आज भी जेल के अंदर है। अब ये किस मुंह से बोलते हैं कि हम लोगों ने अच्छा किया और भाजपा ठीक नहीं कर पा रहा है? तो इनको सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में कांग्रेस को झांक करके देखना चाहिए कि 5 साल में छत्तीसगढ़ को कितना बर्बाद किया है। आज इस 2 साल में हम लोगों ने उसको पटरी पे लाने का काम किया है। अब हम आगे बढ़ पाएंगे ऐसे लगता है। अभी तक तो हम कांग्रेस के द्वारा किए गड्ढों को ही पाट रहे हैं, उनके ही खोजबीन जांच और जितनी जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको लाइन अप कर रहे हैं। लोगों को फिर से विश्वास आया है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है जो ईमानदारी से काम कर सकती है विष्णु सुशासन में। अब लोगों को इतना थोड़ा सा विश्वास हुआ है कि कुछ हो सकता है, हम भी स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं, ये लोगों को विश्वास। एक और नया आरोप ये लगा रहे हैं वोट चोरी का, और जब ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उसके बाद से जो उनकी स्थिति है उसे देखकर लगातार वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनका विजन क्लियर है, उनकी सरकार पूरे बहुमत से बनेगी और इस बात पर वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। देखिए, मोदी जी के आने के पहले 2014 के पहले क्या ये कांग्रेस मान रही कि वो लोग वोट चोरी करके बनाते थे सरकार? चाहे केंद्र में चाहे राज्य में जो कांग्रेस की सरकारें थी, क्या उनको लगता है कि वो लोग वोट चोरी करके बनाते थे? आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को डंके के चोट में सोशल मीडिया में जारी हो रहा है कि ये बूथ कैप्चरिंग का काम हम लोग कांग्रेस के समय में किया करते थे जी। आज है, प्रमाण है उसका, लोग खुलेआम बोल रहे हैं ये काम तो कांग्रेस करवाता था करके। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के दादी 1975 में चुनाव में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट डिसीजन दे दिया कि ये चुनाव गलत तरीके से हुआ है। वोट चोरी किसने किया? कांग्रेस के नेता के दादी ने किया। वो वोट चोरी है, इसको क्यों नहीं बोलते? और जिसकी वो और संविधान के जो निर्णय है
कानून का जो निर्णय है हाई कोर्ट का, उसका पालन नहीं किया, संविधान को ताक में रख करके आपातकाल लगाया, ये क्या किसी से छुपा है क्या? ये वोट चोरी नहीं था, गलत तरीके से चुनाव जीता था, ये वोट चोरी नहीं था क्या? जिसको प्रमाणित है, हाई कोर्ट ने प्रमाणित किया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया कि गलत तरीके से चुनाव जीता है। इस बात को बताएं ना वो लोगों को। परिवारवाद को भी ये नकारते हैं, हम परिवारवाद नहीं करते ये कहते हैं, और उनका कहना है कि इस वजह से हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अलग बनाया। तो परिवारवाद कहाँ से हुआ? भाजपा क्यों आरोप लगाती है? ये बताइए, ऐसे कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे सज्जन इंसान प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारा निर्णय सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता लोग लेते थे। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होने के नाते बाहर से जब विदेशों से बड़े कोई प्रतिनिधित्व करता आते थे तो पहले सोनिया गांधी मिलती थी, बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिलते थे, देश के प्रधानमंत्री मिला करते थे। तो सोनिया गांधी बड़ी थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़े थे प्रधानमंत्री होने के नाते? आप देखिए, सारा निर्णय, सभी डिसीजन जो है वो परिवार लेती है। अगर किसी को बना भी दिया अध्यक्ष के रूप में या जनप्रतिनिधि या नेता के रूप में, तो निर्णय तो उनके हाथ में है, निर्णय लेने का अधिकार उसको नहीं है। वो निर्णय होगी उसके बंगले से ही होगी, उस परिवार के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये परिवारवाद से बाहर नहीं जा सकते, और कांग्रेस क्यों को भी लगता है कि इसी परिवार से हम जुटे रहेंगे और अपनी रोजी रोटी चलाते रहेंगे। तो ये साहू जी, आप भी लंबे समय तक कांग्रेस में थे, उस दौरान आप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान ऐसा क्या हो गया कि आपको इस्तीफा देना पड़ गया? हम उस काफिला में भी थे जो नंद कुमार पटेल जी लेकर के आगे बढ़ रहे थे, और परिवर्तन यात्रा था। बहुत कम ऐसे लोग थे जो साथ चल रहे थे नेता के रूप में। गोलियां भी झेले, बहुत से लोगों का निधन भी हुआ, शहीद हो गए, लेकिन उस घटना से कांग्रेसियों ने सबक नहीं लिया। उस अवसर को भी राजनीति में झोंक दिया और वहां से लाभ लेने की इन्होंने अपनी सोचने लगा, फायदा लेने में लग गए ये लोग कि अब हमको फायदा कैसे होगा, और ये मान के चलने लग गए, अब मनमानी करने लग गए कि सरकार तो बन ही जाएगी। यहीं पे मुगालते पे रहा, गलत रहा इन लोग, और अपनी व्यक्तिगत लाभ हानि के लिए जुटे और अपनी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए सारे कांग्रेस के नेता लग गए। और उस चक्कर में इन्होंने वो भी भूल गए कि जो शहादत दिए हैं, जो गोलियां खाए हैं, उसकी मान सम्मान को भी ये लोग भूल गए। इनको लगने लगी कि उस शहादत से इनकी सरकार चमक जाएगी, बन जाएगी। यहीं पे ये गलत हुए, और जनता ने भांपा कि ये जब अपने नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे। तो जनता ने नकारा इनको, इनकी सरकार नहीं बनी, और फिर भी ये सुधरे नहीं, और आज भी नहीं सुधरे हैं, न ये सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनकी सोच ही गलत दिशा की सोच है, और जनहित में और जनता के बारे में कभी सोच नहीं सकते। अब मुझे ऐसा लगा कि ये जगह उचित नहीं है जन सेवा के लिए, तो हमने अपनी राय बदली, अपने निर्णय बदला, और भाग्य से आज हम जनता की सेवा कर रहे हैं। साहू जी, अपने राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं जो आपको लगता है? अब देखिए, सेवा करना काम है, हम उपलब्धियों के लिए काम नहीं करते। यही हमारे राष्ट्रीय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं कि हम सेवा करने के लिए, हम सब सेवक हैं, जनता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो जो भी हम काम करते हैं, जनता ने जो अधिकार दिया है एक विधायक के रूप में, वो हम काम करते हैं। ये सारी उपलब्धि जनता का है और हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने सौंपा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये मेरी कोई उपलब्धि है। जो भी हमारे क्षेत्र में काम हो रहे हैं, ये सब जनता का दिया हुआ है। हम सिर्फ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो जरूरत की चीज़ें हैं उसको पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे विकास का क्षेत्र हो। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एरिया है अमलीडी करके, और उस एरिया पे कॉलेज भवन चल रहा है, और एक ही परिसर में प्राथमिक शाला से लेकर के कॉलेज तक का है। वहाँ वातावरण नहीं बन पाता। बड़ी संख्या में 3 शिफ्ट में हमारी स्कूलें चल रही है, और इसको देखते हुए हमने अमलीडी में ज़मीन स्वीकृत कराया है, और पैसा भी, राशि भी स्वीकृत हो गया है। बहुत जल्द वो कॉलेज बन जाएगा। उस क्षेत्र में आपको बताऊँ, जितनी स्कूल की मैंने बात किया, सभी स्कूलों में लगभग बेटियों की संख्या अधिक है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। उसमें 65% बेटियां हैं, और सिर्फ 40 से 35% ही बेटे मिलेंगे, और ये मुझे इस कहते हुए गर्व है कि हमारी बेटियां अब आगे बढ़ रही हैं।
2023 में रायपुर ग्रामीण की जनता ने आपके नाम पर मोहर लगाई। 35,000 से भी ज़्यादा वोटों से आपने जीत दर्ज की। लगा था कि ये हो पाएगा या चुनौती बड़ी लग रही थी आपको? देखिए, जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था और हम लोगों ने जो उस 5 साल में जो भूपेश सरकार ने जो गलतियां की थी, जो भ्रष्टाचार किया था, उस आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और आम जनता जो है उसको गंभीरतापूर्वक लिया था। तो कहीं न कहीं इस बात का एहसास था हमको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़रूर बनेगी, क्योंकि जनता इस बात को महसूस कर लिया था कि जनता असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जनता लूटा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। जो घोषणाएं कांग्रेस ने किया था उसमें एक भी कार्य को क्रियान्वयन नहीं किया था। तो जनता की जनादेश का अंदेशा और उनकी सहयोग जो रिस्पांस जो मिल रहा था, उससे हमको लगने लग गया था कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मेरा क्षेत्र थोड़ा सा दिक्कतें था, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा प्रतिद्वंदी था, ये समझ लीजिए कि पेशेवर राजनीतिज्ञ लोग हैं ये लोग, तो ये राजनीति को पेशे की तरह देखने वाले लोग हैं। तो थोड़ी चुनौती मेरा कठिन था, लेकिन विश्वास था कि मुझे जनता स्वीकार करेगी और आशीर्वाद देगी और वोट देगी। तो वो परिणाम के रूप में सामने आया और मैं चुनाव जो लड़ा हूँ पूरा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ा हूँ। कार्यकर्ता लोग भी सब मिल करके सहयोग कर रहे थे, तो हमें पूरा विश्वास था कि ये चुनाव हम जीत रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगी। राजनीति से परे अगर मैं बात करूं तो मोतीलाल साहू जी का पसंदीदा शौक क्या है? फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं आप? क्या करते हैं? वैसे तो टाइम फ्री रहता नहीं है आप लोगों का, लेकिन फिर भी अगर समय हो थोड़ा बहुत तो क्या सबसे ज़्यादा पसंदीदा शौक है आपका जो आप करते हैं? देखिए, मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा परिवार ही सब कुछ है और जनता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो खाली समय में मैं कुछ करना नहीं चाहता, इन्हीं लोगों के साथ समय जो मिलता है उसमें रहना चाहता हूँ। और बाहर की मुझे ज़्यादातर न मुझे खाने की शौक़ है, न बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ पौराणिक चीज़ों से मुझे लगाव है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पौराणिक चीज़ें हैं कहीं पे दूसरे राज्यों में कहीं पर, और तो वो देखने की मुझे ललक रहता है। तो ज़रूर मैं परिवार के साथ वहाँ जाना पसंद करता हूँ। इस साल भी हम टूर में गए हुए थे, इधर गुवाहाटी गए थे, माँ कामाख्या के हमने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में हम वहाँ तक डाउकी तक गए, बांग्लादेश बॉर्डर तक गए और चेरापूंजी गए। और चेरापूंजी को हम कभी पढ़ा करते थे किताबों में कि इधर बहुत बारिश होता है, और सचमुच हम बारिश के समय में ही गए थे। वहाँ इतना धुंध था कि दिन में हमको सड़कें दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव जो है, ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसा रहता है मैं प्रैक्टिकल में नहीं हूँ, मुझे प्रैक्टिकल बहुत पसंद आता है। थ्योरी में थोड़ा कमज़ोर हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल देखने और करने में जो चीज़ सुने रहते हैं वो जब सामने प्रत्यक्ष होता है तो उसके आनंद कुछ और होता है। तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो परिवार के साथ हम गए हुए थे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसा है जो हमारी इतिहास है, हमारा भारत देश का पहचान है। तो इन सब चीज़ों को जानने और समझने और देखने में मुझे बड़ा आनंद आता है। तो ये थे हमारे साथ रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू। और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि क्या क्या खामियां इनके क्षेत्र में व्याप्त है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कहाँ किस किस तरीके की त्रुटियां हैं, उन्होंने बिना पूछे ये बात पहले ही हमें जानकारी में बता दी। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अब वो विधायक के रूप में कार्यरत हैं, धीरे धीरे समाधान करना शुरू कर चुके हैं, आने वाले समय में भी वो पूरा समाधान कर देंगे। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो 90 शालाएं जो हैं इनके अंतर्गत आती है, जिसमें ज़्यादातर जो बेटियां हैं उनकी संख्या है। ख़ास तौर पर उस पर ध्यान दिया जाता है, आगे भी दिया जाएगा। और रायपुर ग्रामीण में जिस तरीके से चूक बची है उन चूक पर भी काम किया जाएगा, अमूलचूल सुविधाएं दी जाएंगी और इन सुविधाओं से ही कहीं ना कहीं रायपुर ग्रामीण में विकास की बयार जो है वो बहेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।